नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है अब फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, और वो है रिसर्च। वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स का या वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो यही होता है कि हमें उन स्टॉक्स का पता लगाना है कि कौन से स्टॉक्स आगे चल के मल्टीबैगर बन सकते हैं, कौन से स्टॉक्स इस समय हमें अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। उसका सिंपल एक तरीका है रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके लिए इस सारे कोर्स का मकसद है, जो इस सारे कोर्स का मकसद है। अब फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च की बात फंडामेंटल एनालिसिस के फाउंडर और फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम जी को श्रद्धांजलि दिए बिना नहीं की जा सकती। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं की बनाई हुई डेफिनेशन से। इन्वेस्टमेंट की उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई थी, उस डेफिनेशन को देखते हैं। उनके हिसाब से एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, पहला, एंड एन एडिक्वेट रिटर्न, दूसरा। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्युलेटिव। इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर पूरी रिसर्च का सारांश है, पूरी रिसर्च की समरी है। सबसे पहला पार्ट कि इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेशन का मतलब है एक तरीका, एक प्रोसेस। इसके अंदर रिसर्च भी आएगी, इसके अंदर आपको टाइम भी देना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पता भी करनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ों की आदत भी डालनी पड़ेगी। आदत से मेरा मतलब है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें आती है स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे के मूवमेंट्स को झेलने में। इन मूवमेंट्स को झेलने की आदत डालनी पड़ती है, और ये आदत अपने आप पड़ जाती है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर होते हैं तो ये आदत हमें अपने आप पड़ जाती है। जैसे कि अभी आज तक आप जो मॉड्यूल्स में देखते आए हैं, आपने सिक्योरिटीज़ के बारे में समझा, आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में समझा, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझा, तो आप देख चुके हैं कि कितने गहरे हैं ये मार्केट्स और कितने ऊपर ऊपर हम लोग रहते हैं। एक आम इन्वेस्टर कितना ऊपर रहता है इन मार्केट्स के, जबकि ये मार्केट्स बहुत डीप हैं, इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। इसी से बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट एक ऑपरेशन है जिसमें एक कांस्टेंट रिसर्च है। उसके अलावा इस रिसर्च का सारा फोकस ये पता लगाने पे है कि कंपनी की सही वैल्यूएशन क्या है। कंपनी की सही वैल्यूएशन उसकी मार्केट प्राइस से अलग हो सकती है, ये बात भी हम देख चुके हैं। और सारी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस इसी बात पे बेस्ड है कि इस प्राइस डिफरेंस का हमें फ़ायदा उठाना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आगे चल के जो कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, आगे चल के जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाने वाली है या एक्सपैंड करने वाली है या इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ने वाली है, उसका फ़ायदा हमें उठाना है। तो उसके लिए तो हमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंपनी के बारे में भी, सेक्टर के बारे में भी और इकोनॉमी के बारे में भी। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। आप सोचते होंगे क्यों कहता हूँ, लेकिन ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड के, आपके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में ये बात बस जाए कि सेक्टर, इकोनॉमी और कंपनी, इन तीन चीज़ों की रिसर्च ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सिर्फ यही रिसर्च ज़रूरी है। जब भी हम किसी कंपनी के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, इसमें बार बार अपग्रेडेशंस की ज़रूरत होती है, बार बार अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत होती है। चेंजेस आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को, इस इंफॉर्मेशन को हमें सबसे पहले दो हिस्सों में कैटेगराइज करना होता है। पहला हिस्सा होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो है जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाली है। या तो हम कोई नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं, उसको अफेक्ट करेगी, या हमारा पुराना कोई इन्वेस्टमेंट है उसको अफेक्ट करेगी। दूसरी होती है यूजलेस इंफॉर्मेशन, यानी कि इस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए या घंटे दो घंटे के लिए मार्केट में एक ऊपर नीचे का बदलाव लाएगी, बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर के लिए वो है जो लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है, और यूजलेस इंफॉर्मेशन हमारे लिए वो है जो कि सिर्फ 2-4 दिन के लिए, या अगर हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के लिए भी उसकी प्राइस को अफेक्ट कर रही है, तो हमारे लिए वो एक यूजलेस इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम सिर्फ लंबे समय के लिए ही निवेश करते हैं और लंबी ग्रोथ का ही फायदा लेना चाहते हैं, बड़े प्रॉफिट्स के लिए ही काम करते हैं। तो हमें इस यूजफुल और यूजलेस इंफॉर्मेशन को ठीक से कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस डिस्कशन को यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस यूजफुल और यूजलेस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे अब हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, आपके दिमाग में अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, और आपको हमेशा
सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, उसके बाद किसी और बात पे ध्यान देना है। दूसरा पार्ट डेफिनेशन का आता है थॉरो एनालिसिस। तो एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। किसी भी कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से वो कंपनी ग्रो कर सकती है, क्या इकोनॉमी उस सेक्टर उस कंपनी को फेवर कर रही है या नहीं कर रही, ये सब बातें आती हैं एनालिसिस के अंदर। और एनालिसिस में जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं या जो सर्विसेज ये कंपनी देती है, क्या ये आगे चल के सस्टेन होंगी, क्या ये बिजनेस इनका, इनके प्रोडक्ट्स, इनकी सर्विसेज आने वाले 5-10 सालों तक चल सकती हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ठीक है 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बिज़नेस चलेगा, या ये एक बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि अगर कंपनी एफिशिएंटली काम करती रहती है, बढ़िया रेवेन्यूज़ जनरेट करती रहती है, अच्छे प्रॉफिट्स कमाती रहती है, तो ये बिज़नेस तो बंद ही नहीं होगा। जैसे सपोज होटल इंडस्ट्री का बिज़नेस है, वो बिज़नेस कभी बंद ही नहीं होगा। दवाइयों का बिज़नेस है, कभी बंद ही नहीं होगा। तो इस तरह का अगर कोई बिज़नेस मॉडल कंपनी ने बना रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी कंपनीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम होटल इंडस्ट्री के कंपनीज़ के स्टॉक खरीदना शुरू कर दें या दवाई कंपनी के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दें। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ चीज़ें पता करने के बाद, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब जिद्दोजहद शुरू होती है, अब असली हार्डवर्क शुरू होता है कंपनीज आइडेंटिफाई करने का, एनालिसिस करने का। तो वही इस डेफिनेशन में बेंजामिन ग्राहम जी ने स्ट्रेस दी है कि थॉरो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और थॉरो एनालिसिस क्या होती है, आने वाले मॉड्यूल्स में अब हम समझते चले जाएंगे कि सिर्फ 5 मिनट में कोई स्टॉक एनालाइज नहीं किया जा सकता। आप जो भी वीडियोस देखते होंगे कि 5 मिनट में पता लगाइए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, ये 5 पॉइंट्स देख लीजिए, ये 3 पॉइंट्स देख लीजिए, ये सब बातें दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जितने लोग इन 5 पॉइंट्स की और 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी इन 5 पॉइंट्स को डिसाइड करके कोई कंपनी सेलेक्ट करी और वो मल्टीबैगर बनी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर बनी तो वो सिर्फ तुक्का होगा। मुझे और आपको तुक्के नहीं मारने, हमें मीनिंगफुल ठोस रिसर्च करके मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स ही करने हैं। तो उसके लिए थॉरो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट आता है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि एक तरफ तो हमें मुनाफे कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो सबसे पहले तो ये 10 लाख रुपए सेव रहने चाहिए। 10 के 20 बनेंगे या 50 बनेंगे, वो बात की है। वो हमारी रिसर्च पे डिपेंड करेगा, कंपनी के फंक्शन पे डिपेंड करेगा, उसके आगे वाली ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। बट सबसे पहले क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये 10 लाख रुपए ना घटे? बिल्कुल किया जा सकता है। और उसका सबसे आसान तरीका है रिसर्च करके ये पता लगाना कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, यानी कि इस समय हमें बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, कंपनी की फेयर वैल्यूएशन ही यहाँ से ज़्यादा है। तो अगर कंपनी ग्रो नहीं भी करती और धीरे धीरे स्टॉक की प्राइस अपनी फेयर वैल्यूएशन पे भी पहुंच जाती है आज के हिसाब से भी, तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फेयर वैल्यूएशन को इंट्रिंसिक प्राइस भी कहा जा सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जा सकता है, और जो मार्केट प्राइस है वो तो आज की उसकी प्राइस है ही। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में होगा, यानी कि मार्केट प्राइस जितना कम होगी और हमारी रिसर्च के हिसाब से उस कंपनी की स्टॉक की फेयर वैल्यूएशन जितनी ज़्यादा होगी, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये बनेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वो मार्जिन है जो स्टॉक की प्राइस को नीचे आने से रोक देगा, क्योंकि स्टॉक पहले ही बहुत अंडर वैल्यूड है। अब रोज़मर्रा के जो रिस्क होते हैं मार्केट में, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा था, सिस्टमिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, जिसमें रोज़ किसी ना किसी खबर पे थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन आ जाता है 1-2% का, या 1-2% ऊपर चला जाता है, इस रिस्क में हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो वो सिर्फ टेम्पररी होगा, क्योंकि वो पहले ही अंडर वैल्यूड था और बहुत जल्दी वापस अपनी प्राइस को कैचअप कर लेगा, कम से कम हमारी बाइंग प्राइस पे बना रहेगा। तो यहाँ से हमको मिलती है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी मुनाफे से पहले ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट डेफिनेशन का है एडिक्वेट रिटर्न। एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त रिटर्न। पर्याप्त रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले तो ये कि आपने कितना रिस्क ले रखा है, आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जो दो पहली चीज़ें हैं, कितना रिस्क आपने लिया है और कितने टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, ये दो चीज़ें डिसाइड करेंगी कि रिटर्न कितना होना चाहिए। जब हम लेवरेज्ड ऑप्शंस या फ्यूचर्स में डील करते हैं या इंटरडे ट्रेडिंग में डील करते हैं, तो बहुत हाई रिस्क पे हम काम करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए काम किया जाता है। जब हम
फंडामेंटल एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा था कि डाइवर्सिफिकेशन से कैसे रिस्क को मिटिगेट किया जाता है। एक तरफ तो रिस्क कम कर दिया हमने रिसर्च के बाद अच्छी तरीके से पता करके, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ा दी। रिस्क कम किया, ड्यूरेशन बढ़ाई, ड्यूरेशन बढ़ते ही शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको, अब आप तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो वहां से अब हम एक एडिक्वेट रिटर्न की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि भाई इतने समय के लिए हमने पैसा लगाया था, एफडी में अगर हम लगाते तो कितना रिटर्न मिलता, या किसी म्यूचुअल फंड में लगाते तो कितना रिटर्न मिलता, इंडेक्स में लगाते तो कितना रिटर्न मिलता। तो इस तरह के कुछ बेंचमार्क लिए जा सकते हैं, और इन बेंचमार्क से कंपेयर करके अब हम देख सकते हैं कि क्या हमें भी उस तरीके से रिटर्न मिला है। भाई मैंने एफडी में तो पैसा नहीं लगाया, मैंने म्यूचुअल फंड में तो नहीं लगाया, मैंने तो स्टॉक्स में लगाया और एक्टिवली अपने स्टॉक्स को मैनेज भी किया, टाइम भी दिया, रिसर्च भी करी, तो मुझे तो अब म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को या एफडी को या किसी और इंडेक्स को बेंचमार्क बना करके, एक मापदंड बना करके, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या रिटर्न मिला और क्या रिटर्न मिलना चाहिए था। यहीं से एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, स्पेक्यूलेटिंग में क्या फ़र्क है। जब भी हम अपने पैसे से ज़्यादा की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी निवेश करते हैं, वो स्पेक्यूलेशन होता है। जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता है या इंट्राडे ट्रेड्स में होता है, जहाँ पे हम मार्जिन मनी दे करके सिर्फ 20% या 25% मार्जिन मनी दे के बाकी सारा पैसा, बाकी सारा ट्रेड उस मार्जिन मनी के भरोसे ले लेते हैं, वो होती है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स में हाई रिस्क और हाई रिटर्न, रिस्क पहले आता है, रिटर्न बाद में आता है। रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि सारा का सारा मार्जिन वाइप आउट हो सकता है, रिटर्न डबल भी हो सकता है आपका। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वाइप आउट होने का खतरा हो, किसी भी तरह के निवेश में, तो वो निवेश ही नहीं रहा, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहा, वो तो अब स्पेकुलेशन बन गया, प्योर जुआ बन गया, प्योर सट्टा कसिनो बन गया। इस जुए से, इस गैम्बलिंग से ही हमें दूर रहना है। और ये जो नॉलेज है हमारी, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस में घुस जाते हैं, जब हम कंपनीज़ के बारे में बात करने लगते हैं और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम अपने आप उस गैम्बलिंग से अलग हो जाते हैं, अपने आप ये चीज़ हमें उठा के अलग रख देती है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं, और जो ट्रेडिंग है, जो स्पेक्यूलेटिंग है ना, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर चलती है। असली सारा काम नीचे हो रहा होता है, नीचे सब इकोनॉमी में, कंपनी में और सेक्टर्स में काम हो रहा होता है। और मैं और आप एज रिसर्च एनालिस्ट, एज वैल्यू इन्वेस्टर्स अब उसी गहराई में जाकर के इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जब हम उतनी डेप्थ में जाके कंपनीज के एनालिसिस शुरू करते हैं, तो अपने आप स्पेक्यूलेटिंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अपने आप स्पेक्यूलेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। और मुनाफा भले ही छोटा कमाया जाए या बड़ा कमाया जाए, लेकिन कैपिटल तो सेफ रहे। कैपिटल ही अगर सेफ नहीं है तो किसी मुनाफे का कोई मतलब ही नहीं जाता। हो सकता है कि हम आज कुछ मुनाफा कमाएं और कल को मुनाफे के साथ ओरिजिनल कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए, तो वो रिस्क तो लिया ही नहीं जा सकता। इसलिए स्पेक्यूलेटिंग और इन्वेस्टमेंट में हमेशा डिफरेंस को समझ के ही हमें आगे बढ़ना है। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट्स में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। रिसर्च करते समय जब हम रिसर्च में जो टाइम लगाते हैं, जो भी हम फंडामेंटल एनालिसिस में टाइम लगाते हैं, वो टाइम होता है जिसकी वजह से हमारा सारा रिस्क कम होता जा रहा है। जितना ज़्यादा वक्त हम रिसर्च में लगाते हैं, उतना ही हम अपने रिस्क को कम करते चले जाते हैं। और जब हम बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पे आकर के काम करने लगते हैं या नेग्लिजिबल रिस्क पे आके काम करने लगते हैं, देखिए मैं ज़ीरो रिस्क बोलता हूँ, आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगती होगी कि स्टॉक मार्केट में कोई ज़ीरो रिस्क की बात कैसे कर सकता है। स्टॉक मार्केट में अच्छी तरीके से मैकेनिकली फंडामेंटल एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें रिस्क उतना ही होगा जैसे आम जिंदगी में होता है। जब एक अच्छे से अच्छा ड्राइवर गाड़ी लेकर निकलता है, तो जितना रिस्क एक बुरे ड्राइवर को एक्सीडेंट का है, उतना ही उसको भी है, बट उसका एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि उसे गाड़ी चलानी आती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के बाद है, आपने पूरी रिसर्च करी, आपने सब कुछ करा, अब
चांस के हिसाब से तो सब कुछ हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी में कोई ब्लास्ट हो सकता है, कंपनी में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं बात करता हूँ ज़ीरो रिस्क की। जब हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके कई सारी कंपनीज की अच्छी तरीके से रिसर्च करके, सेक्टर्स में अपने पैसे को डिवाइड करके और एक बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ते हैं, एक सट्टेबाज की तरह नहीं, एक गैम्बलर की तरह नहीं, हमें ग्रेट गैम्बलर नहीं बनना। गैम्बलिंग छोड़ के जब हम एक इन्वेस्टर की तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स में आगे चलते हैं तो रिस्क कहाँ रह गया? आपने सेक्टर्स में पैसा डिवाइड कर दिया, आपने कंपनीज में पैसा डिवाइड कर दिया, महीनों लगा दिया आपने उनकी रिसर्च में, अब रिस्क कहाँ रह गया? अब तो कंपनीज को परफॉर्म करना है, बस उसको वो टाइम देना है। वही एडिक्वेट रिटर्न का कॉन्सेप्ट था बेंजामिन ग्राहम जी की डेफिनेशन के हिसाब से कि रिटर्न को हमेशा टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, कभी भी पैसे के हिसाब से नहीं। टारगेट्स को दिमाग से हटा दीजिए। मुनाफा, प्रॉफिट्स अच्छी इन्वेस्टिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। पैसे के लिए स्टॉक मार्केट में काम नहीं किया जा सकता। पैसा तो अपने आप यहाँ फ्लो करेगा, पैसा अपने आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करेगा। हमें ध्यान देना है बस कि कंपनी ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर कंपनी ग्रो कर सकती है तो पैसे को कौन रोक पाएगा? कंपनी के पास पैसा आएगा, उसके मुनाफे बढ़ेंगे, मेरे और आपके शेयर की कीमत बढ़ेगी, हम अपने आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन अमीर बनने के ख्वाब के साथ इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की जा सकती, इस शर्त के साथ नहीं की जा सकती। शर्त सिर्फ एक ही लगानी होगी, संकल्प सिर्फ एक ही लेना होगा कि हमें अच्छी रिसर्च करनी है। अच्छी रिसर्च में जब हम अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स कर लेते हैं, पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं अच्छी रिसर्च के लिए, तो आप प्रॉफिट्स के ऊपर उठ जाते हैं। प्रॉफिट्स अपने आप आपको फॉलो करेंगे। सिर्फ ध्यान दीजिए रिसर्च पे कि कंपनी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। शेयर्स को छोड़ के कंपनी के बारे में बात करना, ये कहना छोड़ देना कि रिलायंस का शेयर बहुत बढ़िया है। क्यों? रिलायंस का शेयर कोई अलग चीज़ है रिलायंस से, या वो शेयर बहुत बढ़िया है? ये कैसी टर्मिनोलॉजी है? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती। जब मैं कई इन्वेस्टर्स को देखता हूँ जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, भाई ये शेयर बहुत बढ़िया है। शेयर अच्छा और बुरा नहीं होता, कंपनी अच्छी और बुरी होती है। मान लीजिए आज आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ भी आपकी दुकान है, उसके आसपास किसी दुकान में या किसी ऑफिस में आपको पार्टनरशिप ऑफर की जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसकी दुकान है, क्या इसकी वैल्यू होगी, कितना पैसा कमाता है, आगे किस तरीके से काम करेगा, और मैं जो भी 1,50,000 रुपये इसमें लगाने वाला हूँ वो किस तरीके से आगे ग्रो करेगा, क्या मिलेगा मुझे उसके बदले में। सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते समय, क्योंकि स्टॉक्स आर लाइक अ पार्टनरशिप, चाहे छोटी सी ही सही, बट एक पार्टनरशिप इंड्यूस होती है स्टॉक्स खरीदते समय। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी बेसिक वैल्यूएशंस के हिसाब से, वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता, कंपनी अच्छी या बुरी होती है, और अच्छी और बुरी कंपनीज को सेपरेट करना ही मेरा और आपका काम है। फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? किस तरीके से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हमको मिलते हैं? अंडर वैल्यूड स्टॉक आता कहाँ से है? मार्केट में एक हाइपोथेसिस होती है, शेयर मार्केट की एक हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं। एक कंपनी के शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है उसमें हजारों लाखों इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं, खरीद बेच कर रहे होते हैं। सबके पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। स्टॉक मार्केट उस सारी इन्फॉर्मेशन का मिला जुला रूप होता है। तो हो सकता है मुझे किसी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो, किसी तीसरे जने को कुछ इन्फॉर्मेशन हो। जिस तरीके से जिसको जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। जिसको अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर खरीदने की कोशिश करता है, जिसको बुरी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर बेचने की कोशिश करता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये मानती है कि मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। यानी कि जो भी जानकारी किसी कंपनी के बारे में होती है वो सारी की सारी जानकारी मार्केट पहले से ही अपने अंदर उस शेयर प्राइस में लेके चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो जो शेयर प्राइस में मूवमेंट ऊपर या नीचे का हमें दिखाई देता है वो सबका एक एवरेज मूवमेंट दिखाई देता है। तो मार्केट्स ने हर चीज़ को कंसिडरेशन में ले लिया, हर चीज़ को पहले ही कंसिडर कर लिया और फिर वो प्राइस हमें दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो कोई स्कोप ही नहीं रह गया। जो भी प्राइस हमें वहाँ दिख रही है शेयर प्राइस, वो वैसी फेयर वैल्यू है शेयर की, क्योंकि हर चीज़ पहले काउंट हो चुकी है। बट ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस इस कॉन्सेप्ट पे चलती है कि मार्केट्स पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं होते इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। कई बार सारी इंफॉर्मेशन
प्रोसेस करने के बावजूद इन्वेस्टर्स उस शेयर की ना खरीद करते हैं ना बेच करते हैं। किसी भी न्यूज़ को प्रोसेस करने से ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को प्रोसेस करना कि कंपनी आने वाले समय में क्या करेगी। फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आने वाले समय में ये कंपनी क्या कर सकती है, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकती है, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है। अगर कंपनी आने वाले समय में ग्रो नहीं कर सकती तो हो सकता है उसकी प्राइस में कोई फ़र्क ना आए, लेकिन अगर आने वाले समय में कंपनी ग्रो कर सकती है तो शेयर प्राइस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी शेयर प्राइस में कुछ नहीं हो सकता, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे ही चलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। वो कहते हैं कि वैल्यूएशन और प्राइस में कोई डिफरेंस होता ही नहीं, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो फेयर वैल्यूएशन है वही मार्केट प्राइस है। तो हमें तो सिर्फ चार्ट पैटर्न्स फॉलो करने हैं, हमें तो अब बस ये देखना है कि शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट हो सकता है, बाकी सब बातें तो मार्केट को पहले से मालूम है, बाकी सब बातें तो इस प्राइस में पहले से दिखाई दे रही हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं है, इतनी सारी कंपनीज हैं, हज़ारों कंपनीज हैं, हर कंपनी की रिसर्च करना इम्पॉसिबल है किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के लिए। हिंदुस्तान के सारे रिसर्च एनालिस्ट मिलके भी सारी कंपनीज की रिसर्च नहीं कर सकते, और इस डिस्क्रिपेंसी का, इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सच में है या नहीं, मार्केट सच में एफिशिएंट है या नहीं, ये तो हमारे सामने है। कितने सारे सबूत हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर सस्ते भाव में मिलने के और बाद में उनके मल्टी बैगर बनने के, अनगिनत इस तरह के एग्जांपल्स हैं। कुछ तो हमारे अपने स्टॉक्स हैं और बाकी भी अगर हम पिछले 30-40 साल का डेटा उठा के देखें तो कितने स्टॉक्स इस तरीके से बने। अगर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सच में एग्जिस्ट करती, अगर मार्केट्स में पहले से ही सारी खबरों की जानकारी होती और सारी चीज़ें प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही होती, तो कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनेगा और सारा का सारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई हाइपोथेसिस एक फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए, एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। और हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का, कंपनी की मार्केट प्राइस में और उसकी फेयर वैल्यूएशन में जो डिफरेंस है उसका फ़ायदा मैं और आप उठाना चाहते हैं। तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस लेके चलते हैं, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, कंपनी की रिसर्च शुरू करते हैं, तो उसमें एक तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी आज तक क्या काम कर रही थी, किस तरीके से उसने अपने बिजनेस को चेंज किया है, क्या वो वही बिजनेस करते आए हैं आज तक, या उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। अगर डाइवर्सिफाई किया है तो कितना फ्रीक्वेंटली डाइवर्सिफाई किया है, कितना जल्दी जल्दी वो डाइवर्सिफाई करते हैं, और किन फील्ड्स में डाइवर्सिफाई किया है। क्या वो फील्ड्स उनके बिजनेस से रिलेटेड थे, जो बिजनेस उनका ओरिजिनल बिजनेस था, क्या उसी से रिलेटेड फील्ड्स थे जिनमें डाइवर्सिफाई किया, या बिल्कुल अलग किसी लाइन में डाइवर्सिफाई किया। अगर उसी फील्ड में डाइवर्सिफाई किया तो इस डाइवर्सिफिकेशन से क्या कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ। जैसे कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती थी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कंपनी ने दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग का ही कुछ उन्होंने सामान बनाना शुरू कर दिया और अपना प्रोडक्ट खुद ही पैक करके बेचना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट क्या इस नई फैक्ट्री लगाने से, नए बिजनेस में जाने से इनको कुछ फ़ायदा हुआ। ये किसी और से जब पैकेजिंग करा रहे थे और अब खुद जब पैकेजिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस है, इससे कुछ पैसे इनको बचते हैं या नहीं बचते। दूसरा, अगर कंपनी ने बिल्कुल ही अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई किया है तो क्या ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है या बुरा। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के बाद जो पहला ओरिजिनल बिजनेस था कंपनी का, वो कहाँ है। वो बिजनेस क्या अभी भी उसी लेवल पे मेंटेन्ड है, या कंपनी अब अपना फोकस शिफ्ट कर रही है नए बिजनेस पे, या कंपनी दोनों ही बिजनेस को ग्रो कर रही है। कंपनी के अंदर फैमिलीज में कुछ डिवीजन हुआ है कि कुछ भाई अब इस वाले बिजनेस को देखेंगे, कुछ भाई अब इस वाले बिजनेस को देखेंगे। क्या ये कंपनीज अब भी एक ही हैं या अलग अलग दो कंपनीज बन गई हैं, अलग अलग अब इनके मुनाफे काउंट होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना हिस्ट्री ऑफ बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आने वाले समय के लिए जो भी ग्रोथ होनी है, जो भी एक्सपेंशन सब कंपनी के होने हैं, जो भी स्टेप्स कंपनी लेना चाहती है, उसके लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल्स क्या हैं। क्या कंपनी के पास इतना पैसा है, क्या कंपनी फाइनेंशियली रेडी है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर कंपनी के पास खुद इतना पैसा नहीं है कि वो ग्रो कर सके तो ये पैसा कहाँ से आएगा। क्या कंपनी चाहती है नए शेयर्स को इशू करना, या कुछ डेट सिक्योरिटीज से पैसा रेज करना चाहती है, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट है डेट सिक्योरिटीज़ का, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्या करेंगे पैसा रेज करने के लिए,
या कंपनी की कोई इच्छा ही नहीं है ग्रो करने की। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ग्रोथ चाहती है या नहीं चाहती, और उसके लिए उसकी फाइनेंशियल प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि किसी भी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होगा। नई फैक्ट्री लगनी हो, चाहे नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने हो, कहीं नई लॉन्चिंग हो रही हो, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन कंपनी की बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के हिसाब से। इसी ग्रोथ का एक एक्सटेंशन आएगा इकोनॉमिक फैक्टर्स। जिस सेक्टर में भी कंपनी अब ग्रो करना चाहती है, जिस फील्ड में भी, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करना चाहती है, सेल्स में ग्रो करना चाहती है, मार्केटिंग में ग्रो करना चाहती है, या अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसी सेम चीज़ में बढ़ाना चाहती है, तो इकोनॉमी क्या इस चीज़ को फेवर कर रही है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट कंपनी बना के बढ़ाना चाहती है, क्या इकोनॉमी भी उस प्रोडक्ट को फेवर कर रही है? अगर इकोनॉमी उस प्रोडक्ट को फेवर नहीं कर रही तो कैसे वो ग्रो करेगा? लंबे समय के लिए वो ग्रोथ कैसे सस्टेन होगी? अगर वो ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती तो उसके बिजनेस के लिए वो चीज़ फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए FMCG प्रोडक्ट्स हैं या फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जिनको इकोनॉमी फेवर करेगी ही करेगी, ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें हैं, तो इसमें इकोनॉमी का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा, तो ऐसे में कंपनी ग्रो कर सकती है। एक अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी रख सकती है, बट इसमें डिपेंड करेगा कि कंपनी के सामने कंपटीशन क्या है। अगर कंपटीशन बहुत सीवियर है और उसका कोई प्रोडक्ट ऐसा कोई खास नायाब प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कंपनी की मोनोपोली हो, तो हो सकता है कि कंपनी चाहे कितनी ही एम्बिशियस क्यों ना हो, बट ग्रोथ एक पॉइंट पे आके रुक सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए कंसिडर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो किसी कंपनी के एनालिसिस करते समय आता है वो है मैनेजमेंट। पहली बात तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, और दूसरा मैनेजमेंट की प्रिपरेशन क्या है आगे ग्रो करने के लिए। जब हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, इसे दो बातों से हम नाप सकते हैं। पहली चीज़, रेवेन्यूज़ में ग्रोथ कितनी है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है। अगर सेल्स ग्रो कर रही हैं तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जैसे तैसे करके नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। मैनेजमेंट की कोशिश है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे, और वो बात कामयाब हो रही है क्योंकि उसका रेवेन्यूज़ में वो चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी तरीके से जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, वो ये कि मैनेजमेंट अपने खर्चों को लिमिट करने में कितना ज़्यादा सक्षम है, कितना एफिशिएंट है। मान लीजिए रेवेन्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, रेवेन्यूज़ तो बहुत बढ़ गए, बट खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स या नेट प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बढ़ पा रहे, या वो कम होते जा रहे हैं मार्जिन्स, तो चाहे रेवेन्यू कितना भी बढ़े बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो यहाँ से मार्केट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को कम पॉइंट्स देगा। यानी कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में। तो एक तरफ रेवेन्यूज़ का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने खर्चों को कंट्रोल में करना, तभी एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की पहचान होती है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि एक तो एफिशिएंसी हुई मैनेजमेंट की, दूसरी चीज़ हुई कि मैनेजमेंट की क्या प्रिपरेशन है फ्यूचर के लिए। मान लीजिए कोई छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के सामने आती है ग्रोथ की, तो क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से रेडी है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने लिए बिजनेस क्रिएट करने में? क्या मैनेजमेंट इतना प्रोएक्टिव है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके, पूरा फ़ायदा उठा सके इन अपॉर्चुनिटीज़ का? चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ कुछ महीने कुछ साल के लिए हो, बट अगर उनका फ़ायदा उठा करके मैनेजमेंट बहुत सारा कैश इकट्ठा कर सकती है, या एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आगे अपने सामने खोल सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेकर के, या हल्की फुल्की डाइवर्सिफिकेशन के साथ, तो ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत ही सफल मैनेजमेंट की निशानी है, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट की निशानी है। और ऐसे मैनेजमेंट पे पैसे लगाए जा सकते हैं, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे मुश्किल पार्ट है, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं। आने वाले मॉड्यूल्स में हम इन सारे ही पॉइंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एनालिसिस भी बहुत डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एनालिसिस मैंने कहा जैसे सबसे मुश्किल और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, मान लीजिए मैनेजमेंट भी रेडी है और इकोनॉमी भी फेवर में है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी आप ठीक अचीव कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप प्रिपेयर्ड हैं। अब और क्या रिस्क हो सकते हैं आपके सामने? जैसे मैंने कहा कंपटीशन का रिस्क हो सकता है, या कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। क्या मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करता है कि ये रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं? और अगर वो रियलाइज़ करते हैं तो उसके लिए उनकी प्रिपरेशन क्या है?
क्या उन्होंने कुछ सोचा है कि ये रिस्क आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसा कर लेंगे, या उन्होंने कुछ नहीं सोचा है इसके बारे में, वो मेंशन ही नहीं कर रहे, लेकिन आप सोच पा रहे हैं कि ये रिस्क आ सकता है। अगर ऐसा है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये रिस्क कितना बड़ा होगा। कई बार तो रिस्क बहुत बड़े होते हैं, लगता है कि नहीं यार ये चीज़ कैसे ग्रो कर सकती है, तो यहाँ के कहीं ना कहीं अटकेगी, तो हो सकता है वहाँ ग्रोथ की पोटेंशियल लिमिटेड रहे, भले ही मैनेजमेंट ने कितनी भी अच्छी पिक्चर उस बात की आपके सामने रख रखी हो। बट अगर लगता है नहीं ठीक है, छोटा मोटा रिस्क आएगा, ये तो आगे बढ़ ही जाएगा, इसके बाद इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतना एफिशिएंट है, ये इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, अगर उनकी कंटिजेंसी प्लान्स अच्छे हैं तो वी कैन गो अहेड विद एन इन्वेस्टमेंट। तो इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहीं से अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। अलग से पूरी तरीके से इस बात को समझेंगे, सिर्फ एक मेंशन में कर देता हूँ, बार बार जो हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम्स अप अप्रोच। टॉप डाउन में इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, EIC, और बॉटम्स अप अप्रोच में कंपनी, इंडस्ट्री और इकोनॉमी। तो इनके बारे में हमने पिछले मॉड्यूल्स में बात करी है, और अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इकोनॉमी के बारे में, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। एक बात दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, वो है टेक्निकल एनालिसिस वाली। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो चार्ट्स में काम करते हैं, और वो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं कि मार्केट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही नोटेड है, अब बहुत ज़्यादा कोई भी चेंज इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्राइस में नहीं हो सकता। छोटे बड़े जो कुछ समय के लिए मूवमेंट्स आएंगे उन्हीं का फ़ायदा हम उठाएंगे, और इसके लिए हम चार्ट्स बनाएंगे। तो टेक्निकल एनालिस्ट को चार्टिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये चार्ट्स पे काम करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो किसी भी चार्ट को बनाते समय होते हैं, सबसे पहला होता है प्राइस, कि क्या शेयर की प्राइस चल रही है, हिस्टोरिकली कैसे चली है। दूसरी होती है वॉल्यूम्स, यानी कि कितने शेयर्स में काम हो रहा है, कितनी ट्रेडिंग इसकी हो रही है। और तीसरा होता है टाइम, यानी कि ये चार्ट कितने टाइम इंटरवल का है, 15 मिनट के टाइम इंटरवल का है, 1 दिन के टाइम इंटरवल का है, 1 महीने के, 1 हफ्ते के, डिपेंडिंग हम कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो जनरली 5 मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट, हाफ एन आवर चार्ट यूज़ करते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली चार्ट यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए हम वीकली चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेचारे कोई चार्ट यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ किताबों में और खबरों में उलझे रहते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते रहते हैं मेरे और आपकी तरह, और इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम्स पे काम होता है, टेक्निकल एनालिस्ट वॉल्यूम्स में बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी ट्रेंड, प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, तब वो ट्रेंड सस्टेन होता है। प्राइस नीचे कर रही है तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, तब नीचे का ट्रेंड सस्टेन होगा। अब मैं आपको इसका बिल्कुल एक अपोजिट एग्जांपल देता हूँ, एक अपोजिट लॉजिक देता हूँ। मान लीजिए प्राइस ऊपर बढ़नी शुरू हुई तेजी से, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि अब इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ये कंपनी अब ग्रो कर रही है। हो सकता है लोग उस शेयर को बेचना बंद कर दें, जिसके पास वो शेयर है वो होल्ड करके बैठ जाए, और शेयर बार बार अपर सर्किट में जाता रहे, अपर फीस में जाता रहे। ऐसे में शेयर की प्राइस तो बढ़ती रहेगी बट वॉल्यूम कम हो जाएगी। बट वॉल्यूम कम होने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कि ट्रेंड सस्टेन नहीं हो रहा, कोई ट्रेंड है ही नहीं, कंपनी को तो अब ऊपर जाना ही जाना है। सिर्फ सारे इन्वेस्टर्स जिनके पास भी वो शेयर्स थे वो उन शेयर्स को रोक के बैठ गए, अब वो इन शेयर्स को बेचना नहीं चाह रहे। तो ट्रेंड मेंटेन्ड है, पूरी तरीके से मेंटेन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मेंटेन्ड है, बट वॉल्यूम्स कम हो गई। जबकि टेक्निकल एनालिसिस उल्टा कहती है। टेक्निकल एनालिसिस ये कहती है कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो मतलब अब ट्रेंड उल्टा हो सकता है, कभी भी प्राइस नीचे आ सकती है। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया फंडामेंटल एनालिसिस में और टेक्निकल एनालिसिस में, बिल्कुल उल्टी सोच आ गई। मैं एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट इस बात को बहुत पॉजिटिव लूंगा कि हो सकता है भाई अब लोगों ने बेचना ही बंद कर दिए शेयर, हम ये क्यों कहते हैं खरीदने बंद कर दिए, खरीदने वाला तो बेचने वाले से ही तो खरीदेगा। अगर कोई शेयर को बेचने के लिए नहीं बैठा तो खरीदेंगे कहाँ से, तो वॉल्यूम तो अपने आप कम हो जाएगी और इसीलिए शेयर प्राइस अपर सर्किट में जाएगी। बल्कि जब भी कोई शेयर प्राइस बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ अपर या लोअर सर्किट्स में जाती है, तब एक फंडामेंटल एनालिस्ट को थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए कि इतनी हाई वॉल्यूम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं। प्राइस तो ऊपर जा रही है बट लोग बेच भी उसी तेजी के साथ रहे हैं, उसी तेजी के साथ लोग शेयर्स में से एग्जिट ले रहे हैं। और अगर वो प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो जिसने बेच दिया वो दोबारा उसमें एंट्री नहीं लेगा, तो एक दिन तो बायर्स खत्म हो जाएंगे। जिस दिन बायर्स खत्म हो जाएंगे तब प्राइस रिवर्ट कर सकती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। और जब भी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में टकराव होगा, लड़ाई होगी,
लॉन्ग टर्म में जीत हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस की होगी, क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस पे और इकोनॉमी पे डिपेंड करेगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में प्राइस में चाहे कोई भी फ्लक्चुएशन हो, एक फंडामेंटल एनालिस्ट शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से कभी भी परेशान नहीं होता, कभी भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब हम इस वॉलेटिलिटी से लड़ना बंद करेंगे तभी हम नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में या जीरो लॉस स्ट्रैटेजी पे काम कर पाएंगे। जैसा कि हमने आज के अपने मॉड्यूल की शुरुआत बेंजामिन ग्राहम जी के साथ करी थी, फिर बेंजामिन ग्राहम जी पे वापस आते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के दो सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स हैं, सबसे बड़े एडवोकेट्स हैं। पहले बेंजामिन ग्राहम जी, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कंसिडर किए जाते हैं, और दूसरे वॉरेन बफेट जी। बेंजामिन ग्राहम जी का जो कॉन्सेप्ट था वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो कहते थे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। एक इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं है मैनेजमेंट कैसा है, क्या होगा, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स आपको बता रहे हैं, अगर फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल फिगर्स अच्छी हैं, तो कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सब चीज़ें अच्छी तभी तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उनका कहना ये था। उनके बाद आए वॉरेन बफेट जी। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को ही अपना गुरु मानते हैं, बट उन्होंने कहा कि भैया फिगर्स तो सब इंपॉर्टेंट हैं ही, फाइनेंशियल्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में मैनेजमेंट कैसा है, इकोनॉमी क्या कर रही है, इंडस्ट्री कैसे होगी, क्या इनका प्रोडक्ट सस्टेन होगा, ये सब बातें भी जो फिगर्स में नहीं लिखी जा सकती, ये सब बातें भी ज़रूरी हैं। हर बात आंकड़ों वाली ही ज़रूरी नहीं है, हर बात फिगर्स वाली या कैलकुलेशन वाली ही ज़रूरी नहीं है। इस तरह की नॉन कैलकुलेबल फिगर्स, इस तरह की नॉन कैलकुलेबल इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि फंडामेंटल एनालिसिस को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहली होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब के फिगर्स, क्या चीज़ कितनी है, कितना मुनाफा है, जो आंकड़ों में लिखी जा सकती है। क्वालिटेटिव, जो चीज़ आंकड़ों में नहीं लिखी जा सकती, जैसे मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, प्रोडक्ट आगे चल के इसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बातें हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट को इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा फिगर्स तो इंपॉर्टेंट होती ही होती हैं, बट आने वाले फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में अब ये सब बातें जा सकती हैं, ये बातें डिपेंड करेंगी क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। तो हमेशा इन दोनों का मिक्सचर लेके ही आगे चलिए, कभी भी फाइनेंशियल से प्रभावित होकर या खाली क्वालिटेटिव से प्रभावित होकर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लें तो मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस को रखता हूं, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपना व्यू खुद बनाइए, खुद सोचिए। आगे आगे जैसे हम बात करेंगे, जिस तरीके से हम डिस्कशंस करेंगे, खुद अपना एक व्यू डेवलप करने की कोशिश करिए। बट इतनी बात बस मेरी मानिएगा कि कभी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस को, यानी कि मैनेजमेंट, इकोनॉमी, उन सब बातों को हल्का मत पड़ने दीजिएगा अपने दिमाग में। कभी भी अपने एनालिसिस में उनको नीचे मत आने दीजिएगा, क्योंकि शेयर में कितना फ़र्क आएगा वो सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, और कंपनी का परफॉर्मेंस सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो आज तक तो जो कंपनी ने कमाया वो तो कमा लिया, वो तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता चल गया। अब आगे कैसे कंपनी कमाएगी वो बातें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस से ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं उन बातों के। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले पार्ट को कभी भी हल्का मत पड़ने दीजिएगा, हमेशा उसको 1% ऊपर ही रखिएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। बेंजामिन ग्राहम जी से शुरू करा, वॉरेन बफेट जी पे ख़त्म करते हैं। वॉरेन बफेट जी ने एक 4 फिल्टर अप्रोच बनाई थी, अभी भी वो उसको फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि भाई किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय 4 फिल्टर्स हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला फिल्टर, जिस बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में नहीं करते। शेयर्स तो उस कंपनी ने छोड़ रखे हैं और उसके शेयर को खरीद के अब तो हम बिजनेस में हिस्सेदार हो गए। तो किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते समय, आज से मैं और आप भी यही भाषा यूज़ करेंगे, शेयर की पैसे इन्वेस्टमेंट छोड़ के बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट की बात शुरू करेंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, तो एक्चुअली हम शेयर ही खरीद रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब भी किसी बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करें, सबसे पहले देखिए क्या ये बिजनेस समझ में आ रहा है, जो ये काम कर रहे हैं हर चीज़ समझ में आ रही है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स तो नहीं है, कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो ये नहीं बना रहे जो हमारे सर के ऊपर से निकल रही है। अगर हमारी समझ में नहीं आ रही तो उसे छोड़ दीजिए, सुनी सुनाई बात पे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छोड़िए, 10 और मिलेंगी।
इसलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि वो बिजनेस पूरी तरीके से आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। जब आप बिजनेस को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही एनालिसिस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा फिल्टर फिर वही कि क्या लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स फेवरेबल हैं इस बिजनेस के। ये जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी बिजनेस है, क्या ये आने वाले 10-20 साल तक चलेगा, और अगर 10-20 साल तक चलेगा तो क्या मैं 10-20 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं, क्या मैं इसका बिजनेस पार्टनर बन गया हूं। तीसरा फिल्टर वॉरेन बफेट जी का है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एफिशिएंट है और समझदार है, साथ में क्या हम मैनेजमेंट पे भरोसा कर सकते हैं अब इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। फाइनली देखिए, चाहे जो भी पैसा लगे, सारे डिसीजंस मैनेजमेंट के हाथ में है, कंपनी के मालिकों के हाथ में है। तो जो वो डिसीजन लेंगे, मेरे और आपके शेयर की प्राइस उसी डिसीजन पे डिपेंड करेगी। तो जैसे कि हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बातें हमने आज भी देखी। मैनेजमेंट अगर ट्रस्टवर्दी है तो कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी नहीं है तो ऐसे बिजनेस से दूर रहना ही ठीक है। चौथा फिल्टर वॉरेन बफेट जी का आता है कि जिस प्राइस पे आज ये शेयर मिल रहा है, ठीक है, मुझे बिजनेस समझ में आता है, मुझे दिखता है कि बिजनेस आगे ग्रो करेगा, मैनेजमेंट भी अच्छा है। अब जिस प्राइस पे मुझे आज इसका शेयर मिल रहा है, इस बिजनेस में हिस्सेदारी मिल रही है, क्या वो ठीक है प्राइस? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे इस शेयर को खरीद रहा हूँ। अच्छे से अच्छा बिजनेस भी, अच्छे से अच्छी कंपनी का शेयर भी अगर हम हाई प्राइस पे खरीदते हैं तो हम मुनाफे नहीं कमा सकते। इसलिए प्राइस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि प्राइस ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे जा सकती है, बट उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी नीचे आएगी फिर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हमने बहुत हाई प्राइस पे ले लिया, ओवर वैल्यूड स्टॉक को ले लिया, एक तरफ अंडर वैल्यूड, एक तरफ ओवर वैल्यूड, अगर हमने ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय कर लिया तो थोड़ा सा फंसने के चांसेस रह सकते हैं। फिर अब बहुत कुछ मैनेजमेंट के हाथ में, ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को उठाने में, वो स्टॉक्स जो पहले ही अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। चलने से पहले वॉरेन बफेट जी के 3 रूल्स याद रखिएगा। पहला रूल, कभी भी मार्केट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि 3 महीने में या 6 महीने में मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट चाहे जहाँ भी जाए, आप सिर्फ अपने एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखिए, सिर्फ उसको फॉलो करिए। मार्केट कहीं भी जाए आपको मुनाफा मिल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट वॉरेन बफेट जी का है, किसी भी शेयर को खरीदिए ये सोच के कि आप उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, ना कि कोई सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। आप बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, उसी तरीके से शेयर को परचेज करिए और उसी हिसाब से अपने शेयर को फॉलो करिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करिए। तीसरा रूल, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। रोज़ छोटे छोटे ट्रेड्स करके रोज़ खरीद बेच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए और खूब मुनाफे कमाइए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक एनालिसिस। जय हिंद।